Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of the series called Superset Sociology, and I welcome you all to a brand new lecture where we will discuss the founding fathers of sociology. And currently we are doing a topic called emergence of sociology. ठीक है, इसमें हम जो बात करने वाले हैं founding fathers, the ones who curated a concept, an idea that a science should be made to study society scientifically. Okay. प्लस इन्होंने कुछ अपना इनपुट दिया, जिस वजह से एक आइडिया मैच्योर होता है कि अच्छा ये तरीकों से हम ये समाज को समझ सकता है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करिए, मुझे अपना एक फीडबैक दीजिए कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा. नोट्स को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम @prephouse_edu फ्रॉम द टेलीग्राम. आपको वहाँ पे नोट्स सारे मिल जाएंगे. प्लस मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि जो लोग समाज को समझना चाहते हैं उनको एक आसान रास्ता मिल सके. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं कि भैया ये कौन लोग थे महान जिन्होंने एक नया साइंस बनाया. ओके, फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी. आपका लेक्चर नंबर रहेगा यूट्यूब पे 1137. या तो जो इमर्जेंस है सोशियोलॉजी का, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ सेवरल स्कॉलर्स हु अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड द सोशल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इनके बैकड्रॉप में ही क्योंकि ये सारे चेंजेस आए, तो ये लोग उस समय प्रेजेंट थे और नोटिस कर रहे थे कि सामने क्या हो रहा है, इतने जल्दी जल्दी अब हम क्या करें, चेंज जो आ रहा है समाज में उसको हम स्टडी कैसे करें. Although each approached society differently, together they laid the foundation of sociology as a distinct academic discipline. सबकी अप्रोच अपनी अलग अलग थी, सबने अपनी अपनी तरीके से सोचा, और जब इन्हें क्लब किया गया, साथ में देखा गया, तो हाँ, सब किसी का कुछ पॉइंट अच्छा लगा, किसी का कुछ पॉइंट अच्छा लगा, और उन्हें क्लब करके एक नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है. सबसे पहले आते हैं इसमें हेनरी सेंट साइमन. सेंट साइमन भी कहते हैं हमें, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट साइमन वैलिड है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, ऑफन रिगार्डेड एज द इंटेलेक्चुअल प्रीकर्सर ऑफ सोशियोलॉजी. यहाँ से जो है इंटेलेक्चुअल आइडियाज की शुरुआत होती है कि सोशियोलॉजी को जिनने जन्म दिया, जिन आइडियाज ने. ओके, ही कॉइंड द टर्म, ही कॉइंड द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का आइडिया है वो यहाँ इन्होंने सजेस्ट किया था, डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम द फ्यूडल सोसाइटी. किस तरह ये लैंड बेस्ड सोसाइटी से अलग है, इंडस्ट्री बेस्ड या आपका कैपिटल बेस्ड सोसाइटी, इसकी बात करते हैं सेंट साइमन. एडवोकेटेड साइंटिफिक प्लानिंग फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स. किस तरीके से चीज़ों को स्लोली साइंटिफिकली अप्रोच करना चाहिए ताकि हम समझ सकें उन प्रॉब्लम्स को. बिलीव्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी शुड बी गवर्न्ड बाय साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स रेदर देन हेरिडिटरी रूलर्स. ये इनका एक पॉइंट था कि भाई जो साइंटिस्ट, जो जानकार लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं पर्टिकुलर फील्ड में, उन्हीं को रूल करना चाहिए इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, ना कि जो पहले से हेरिडिटरी राजा चले आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ भोग विलास किया है जिंदगी भर, और उनको ये अधिकार देना चाहिए. इनका मेजर वर्क क्या है, किताब इनकी थी द इंडस्ट्रियल सिस्टम, किताब लिखी थी इन्होंने. कंट्रीब्यूशन इंस्पायर्ड ऑगस्ट कॉम्ट एंड लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी. ऑगस्ट कॉम्ट को इनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि भैया अच्छा, हाँ, साइंटिफिकली पढ़ने की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी होगा. अगले आपके आते हैं थिंकर जो है वो है ऑगस्ट कॉम्ट. ठीक है, वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. coined the term sociology and established it as a distinct scientific discipline. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये. Developed positivism, advocating the scientific study of society through observation and empirical methods. मैं आपको बता चुका हूँ positivism क्या होता है. When we apply scientific knowledge to study a phenomena in the environment, कुछ भी हो सकता है, it is called positivism. बस हमें तरीका वही होना चाहिए, hypothesize, ठीक है, then experimentation, then observation, hypothesize, observation, experimentation and theory. ये प्रोसेस है आपका. ठीक है, हाइपोथेसिस करना है, पहले आपको एक आइडिया सोचना है कि हाँ क्या ये हो सकता है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, आप चीज़ों को नोटिस करने लगोगे, ये चीज़ों को कि हाँ यहाँ पे भी हो रहा है, ये चीज़ यहाँ भी घट रही है, ये चीज़ यहाँ भी घट रही है.
अब आप अलग अलग जगहों पे इसका एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। आप एक स्लम में चले गए, उसके बाद आप एक अमीरों के क्लब में चले गए, या आप एक पब में चले गए, या आप एक असेंबली में चले गए। हर जगह पे आप जाके इसका एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, क्या ये मैं जो सोच रहा हूँ ये वैलिड है। और एक्सपेरिमेंटेशन जब मल्टीपल जगहों पे सक्सेसफुल होगा तब ये हाइपोथेसिस आपकी कन्वर्ट हो जाएगी थ्योरी में। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है एक किसी भी चीज को साइंटिफिकली लेने का, जो आपका पॉजिटिविज्म सजेस्ट करता है। प्रपोज द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। एक्सप्लेनिंग द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिव। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये, पर फिर से बता देता हूं। थियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल मतलब बिजली कड़क रही है, मैंने एग्जांपल भी यही दिया था, बिजली कड़क रही है, भगवान नाराज है, थियोलॉजी, भगवान से रिलेट कर दिया। बलि दे देंगे तो शायद शांत हो जाएंगे भगवान, सब ठीक हो जाएगा, ये थियोलॉजिकल थॉट हो गया। अगला थॉट है आपका मेटाफिजिकल। बिजली कड़क रही है, पता नहीं यार क्या है आसमान में, कुछ पता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा, पर भगवान तो नहीं है ये, ठीक है, भगवान की वजह से नहीं होता ये सब, क्योंकि थोड़ा अब आगे बढ़ गया ना समझ, पर हो रहा है, कुछ कारण है इसके पीछे जो परे है इस नेचुरल दुनिया से। हो सकता है 2 एलियंस लड़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, नो आइडिया। तो ये मेटाफिजिकल हो गया। अगला है पॉजिटिव। यार ये जो बादल है, ये बादल क्यों आ जाते हैं जब बिजली कड़कती है, तो बादल क्यों दिखाई देते हैं आसमान में, और बादलों से पानी गिरता है, तो हो सकता है जो पानी की बूंदे हैं ये आपस में रब करती हूँ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कुछ इश्यू हो सकता है कि धरती जो कि न्यूट्रल बॉडी है और ऊपर जो चार्ज पार्टिकल्स है वहां से जो है चार्ज का डिस्चार्ज होता हो नीचे चार्ज पार्टिकल्स का, और उस वजह से हमें बिजली दिखाई देती है। ये आपका पॉजिटिव आइडिया हो गया, क्योंकि आपने ये चीज मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके देखा, सोचा, समझा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग में चाबी बांध के उड़ाई, तब उसे समझ में आया कि अच्छा बिजली तो जमीन पे गिरने की बजाय अब तो पतंग से आ रही है, तब ये समझ में आया ना। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये 3 फेजेस की बात करते हैं आपके कॉम्ट। डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू सोशल स्टैटिक्स, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सोशल स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ सोशल ऑर्डर, एंड सोशल डायनामिक्स, स्टडी ऑफ सोशल चेंज। अगर आप सोशल ऑर्डर की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उसे हम कहेंगे सोशल स्टैटिक्स। सोशल ऑर्डर क्या होता है? समाज में शांति है, जस्टिस है, ठीक है, अच्छाई है, बुराई है, गरीबी है, ठीक है, अमीरी है, ये हो गया आपका सोशल ऑर्डर। ये चीज सोशल ऑर्डर मेंटेन करती है। जब अमीर गरीब को काम देगा, तब गरीब का थोड़ा पेट भरेगा, तभी वो शांत रहेगा, समाज में हड़कंप नहीं मचेगा। ये एक सोशल ऑर्डर हो गया। रिलीजन जो हो गया, जब तक रिलीजन ये बताता रहेगा लोगों को कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको पाप पड़ेगा और आप नर्क में जाएंगे, तब तक जो है सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा समाज में। पर जहाँ क्वेश्चन करने लग गए लोग कि भाई रिलीजन तो कुछ होता ही नहीं है, भगवान कुछ होता ही नहीं है, तो इस बात पे से तो विश्वास उठ गया ना कि अच्छा काम करो या बुरा काम करो, कुछ नहीं होना जाना। तो भाई अगर कुछ पाने के लिए बुरा भी काम करना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है, तो वो सोशल ऑर्डर खराब हो जाएगा समाज का। तो इसकी जो पढ़ाई होती है इसे हम कहते हैं सोशल स्टैटिक्स। दूसरा पॉइंट है सोशल डायनामिक्स, सोशल मोबिलिटी, फिर आपका पॉलिटिक्स, फिर आपका एजुकेशन। जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं सामाजिक दायरे में, सामाजिक रूप में, उस चीज को हम सोशल चेंज कहते हैं। फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट, लैंड बेस्ड सोसाइटी से फैक्ट्री बेस्ड सोसाइटी की तरफ शिफ्ट, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट, ये चेंज हो गया समाज में, इसे हम कहेंगे सोशल डायनामिक्स। ये बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। ओके, बिलीव्ड सोशियोलॉजी शुड प्रमोट ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, द मोटो लेटर अडॉप्टेड बाय ब्राजील। ये एक में एक पॉइंट है, कोट कर सकते हैं, ब्राजील का जो ऑफिशियल मोटो है वो ऑर्डर एंड प्रोग्रेस है। ये कोट जो है एक्चुअली ऑगस्ट कॉम्ट ने ही दिया था। मेजर वर्क, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, contribution established sociology as a positive science capable of understanding and reforming society। सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक जो रूप है, रंग रूप देने में सबसे बड़ा काम कॉम्ट का ही था। इसके बाद आते हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनकी पॉपुलर थ्योरी थी कि भाई ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव लेकर आए सोशियोलॉजी में। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से इंस्पायर होकर ये एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव लेकर आए
कैसे? डार्विन की थ्योरी, ठीक है। व्यूड सोसाइटी एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म, ये बोलते हैं कि समाज एक सामाजिक जानवर है बेसिकली, जो ये हम देखते हैं आजू बाजू अपने, वे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अगर ये काम एजुकेशन का है, हाथ चलाने का, तो मेरा पैर चलाने का काम है जुडिशरी का, ठीक है, और मेरा सर, आंखें चलाने का काम है, देखने का काम है सरकार का। इस तरीके से हर अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग जो है ड्यूटी होती है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है कि उसको वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। एजुकेशन का काम है लेबर फोर्स रेडी करना, लोगों को अपने राइट्स के बारे में बताना और उन्हें अपने एक अच्छी बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ाना, ये एजुकेशन काम है। जुडिशरी का काम है अगर कोई इन लोगों को परेशान करता है जो इस पर्टिकुलर पार्ट से निकले हैं, तो उनको अपने अधिकारों को संरक्षित करने का एक प्लेटफॉर्म देना, प्लस कोई उनके अधिकारों को हनन ना करे, इसको सुनिश्चित करना, ये काम है जुडिशरी का, लॉ एंड ऑर्डर का। तो सब अपने अपने फंक्शन निभाते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है ये इनके। आर्ग्यू दैट सोसाइटीज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, ट्राइबल सोसाइटी से लेके हमने देखा डेवलपमेंट धीरे 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 होते होते आज एक ग्लोबल सोसाइटी हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन वगैरह में। सपोर्टेड लेजिस्फेयर बिलीविंग सोसाइटी इवॉल्व्स बेस्ट विद मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस, वो कहते थे लेजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट बेसिकली कम फ्रॉम एडम स्मिथ का, जो वेल्थ ऑफ नेशन की जो किताब है उनकी, एडम स्मिथ की, वहां से एक आइडिया आता है लेजिस्फेयर का, जिसका मतलब होता है फ्री मार्केट, बेसिकली फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। ये जो बोलते हैं कि भाई किसी और का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए समाज पे, जो चीज हो रही है वो ऑर्गेनिकली डेवलप होनी चाहिए अपने आप ही। एजुकेशन में अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो लोगों को मिलके खुद सोचना चाहिए कि हम एजुकेशन का स्तर कैसे बढ़ाएं, ना कि सरकार कोई नियम लेकर आए। सरकार भी वही नियम तो लेकर आएगी जो कि पॉपुलर कल्चर में फेमस होगा कि भैया, जैसे अभी एग्जांपल चल रहा है नीट का, कि नीट को बोल रहा है स्क्रैप कर दो, तो एक चेंज आ गया बहुत बड़ा समाज में। तो किस तरीके से वो आएगा कि भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो इस वजह से वो चेंज आया, ये देखने को मिलता है हमें। तो लेजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि भाई सरकार का इंटरफेरेंस या किसी और एक्सटर्नल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इन डेवलपिंग और इन द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। इनका मेजर वर्क क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किताब लिखी इन्होंने। कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक एनालॉजी एंड इवोल्यूशनरी सोशियोलॉजी। ओके, इसके बाद है हमारे चौथे कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, एक्सप्लेन सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से, अलग अलग स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमने देखा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वाली बातें हम करेंगे जब मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वो हो गया। फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बोर्जुआ प्रोलिटारिएट का मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ्स का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, जो ये एग्जांपल्स हैं। डेवलप्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्सप्लेनिंग हिस्ट्री through changes in material conditions, viewed class conflict as a driving force of social change, criticized कैपिटलिज्म फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियनेशन एंड इनक्वालिटी। ये सारे मैं टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन होता है कैपिटलिज्म से, कम पैसों में भी काम कराया जा सकता है लोगों से, उनको डरा के कि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा काम, तो तुमको करना पड़ेगा उस हिसाब से काम। एलियनेशन हो जाता है लोगों का, लोग अपने ही बनाए हुए, अपने हाथों से बनाए हुए चीज़ों को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, अपने अपने पास नहीं रख सकते, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सिर्फ काम कर रहे हैं ताकि उन्हें वेज मिल जाए, थोड़ा पैसे मिल जाए, ताकि वो अपने दिनचर्या चला सके। पर जैसे मान लीजिए फरारी की फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा है, वो कभी जिंदगी में फरारी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसका पूरा परिवार, उसका पूरा खानदान, उसका पूरा गांव मिलके फरारी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बात वहां पे जाहिर होती है कि भाई वो अपने जो प्रोडक्ट है, जो वो बना रहा है, जिस पर मेहनत कर रहा है, वो उसी से परे है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन खरीदता है, ये कहाँ चलती है, उसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो कैपिटलिज्म ये एक चीज लेकर आता है, ये बात करते हैं यहाँ पे। एडवोकेटेड द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटलिज्म बाय सोशलिज्म, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की फिफ्थ स्टेज है सोशलिज्म, वो बोलते हैं कैपिटलिज्म एक दिन खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, जो आपके प्रोलिटैरिएट है दे विल रिबेल अगेंस्ट द बोर्जुआजी, और पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सोशलिज्म आ जाएगा, जहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का। इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्विटेबल बोल रहा हूँ, सबको उनके हैसियत के हिसाब से, काम के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेजर वर्क्स, कैपिटल या दास कैपिटल, ठीक है। इस्टेब्लिश द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, जो पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और क्या कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो पूरा कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो इनकी आइडियाज के अराउंड घूमता है मार्क्स की।
इसलिए इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है समाज में आज के टाइम भी। ठीक है, पांचवे आते हैं आपके एमिल दरखाइम, स्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। वो बोलते हैं कि कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फैक्ट एग्जिस्ट करेगा। धर्म हमेशा रहेगा, भले ही जिस फॉर्म में आज है उस फॉर्म में ना रहे, किसी और फॉर्म में रहे, लेकिन वो धर्म हमेशा रहेगा, उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। सरकार हमेशा रहेगी, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। गरीबी हमेशा रहेगी, किसी ना किसी फॉर्म में एलिमिनेट नहीं की जा सकती। गरीबी की भी बहुत टाइप होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है। मेरे पास ऑडी है मान लीजिए, किसी के पास ऑल्टो है, तो वो मेरे से गरीब है। अब क्या वो असली में गरीब है, कार में घूम रहा है, लेकिन क्या वो गरीब है? लेकिन वो रिलेटिवली गरीब है मुझसे। तो ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, दीज आर सोशल फैक्ट्स। तो एलन दरखाइम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी जो है एक्चुअली स्टडी है सोशल फैक्ट की, और सोशल फैक्ट जो होते हैं दीज आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एज वेल एज कोएर्सिव। वो मजबूर करते हैं सोशल फैक्ट्स आदमी को अपने आप को फॉलो करवाने में, कि आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर बोल रहा है कि इस तरीके से एक्ट करना है, मतलब करना है। इससे अगर आप डेविएट हुए, डेविएंस आपने दिखाया, तो आपको सजा मिलेगी। डिफाइन सोशल फैक्ट्स एज एक्सटर्नल एंड कोएर्सिव फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स। इंटर रिलीजियस या इंटरफेथ मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। करोगे तो क्या करेंगे? बहिष्कार कर देंगे, तुम्हारा गांव से बाहर निकलो सीधे, या मार देंगे। आप देखा होगा आपने ऑनर किलिंग का केस, लव जिहाद के केस देखे होंगे। तो ये केसेस है, ये अगर आपको जो समाज है तक मजबूर कर देता है कि नहीं तुम कैसे नहीं करोगे शादी, परिवार भी समाज की यूनिट है, परिवार मजबूर कर देगा कैसे नहीं करोगे, जहां पे हम बोल रहे हैं वहां शादी। तो ये चीजें जो है ये आपको दिखाती हैं कि भाई सोशल फैक्ट जो है वो किस तरीके से एक तो एक्सटर्नल है, करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करता है, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे घर का कोई दूसरा भाई, बहन, भतीजा, भांजा, कोई ना कोई तो करेगा ही। तुम्हारे माता पिता ने किया था, वो तो तुमसे तो दूर हो गया, परे हो गया, लेकिन वो तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं। मैंने पिछले इसमें एग्जाम्पल दिया था, मैं इनसे रिश्ता रखना चाहता हूँ और मुझे इससे रिश्ता रखना पड़ेगा, ये डिफरेंस आ गया आपका। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक और यहाँ पे दे देता हूँ आपको। सपोज मुझे रोज अपनी चाय में दूध चाहिए, ठीक है, दूध वाली चाय पीता हूँ मैं। पहले के समय में मैं कैसे ला पाऊंगा दूध? या तो मैं सामने वाले को कोई सर्विस दूंगा कि भाई मैं आपकी गैया धो देता हूँ और फिर आप मेरे को उसके बदले जो थोड़ा दूध मैं निकालूंगा थोड़ा सा मुझे दे दीजिएगा, तो मैं घर जाके चाय बना लूँ। तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर जगह पे सर्विस दे रहा हूँ, मैं मैकेनिकली डिपेंडेंट हूँ उस पर। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ शहर में, मेरे पास 5 लोग ऐसे हैं जो कि दूध बेचते हैं, जो मेरे को सबसे सस्ते में दे देगा और जो मुझे रोज दे देगा दूध, कि भैया मेरे को रोज की दूध की चाय पीनी, तो रोज मुझे ताजा दूध ला के दे देगा। मैं उसको बोलूंगा कि भैया सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं अपन, मैं आपको पैसे दे दूंगा मंथ एंड में, आप मेरे को दूध दे देना रोज। मुझे उस पर डिपेंड होना पड़ा। यहाँ मैं इस पर डिपेंड होना चाहता था, मैं इसके पास भी गया, पड़ोस वाले के पास भी गया, लेकिन मैं इसके पास गया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसके पास जाऊँ। तो ये डिफरेंस है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जो हमें गांव के परिप्रेक्ष्य में और पुरानी जो एंशिएंट फ्यूडल सोसाइटीज थी वहां पे देखने को मिलता है, और मॉडर्न सोसाइटी में हमें जो चेंज दिखता है ऑर्गेनिक सोसाइटी का, कि डिपेंड होना पड़ा क्योंकि इसमें मेरा फायदा है, तो इसलिए मुझे वहां डिपेंड होना पड़ा। इंट्रोड्यूस एनोमी टू एक्सप्लेन नॉर्मलेसनेस ड्यूरिंग रैपिड सोशल चेंज। बताया था मैंने कि एनोमी ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं, कि एंजाइटी क्रिएट होती है जब आपको पता नहीं होता कि समाज में क्या चल रहा है। एंशियस रहता है आदमी जब एक प्री डेस्टिन्ड या प्री डिफाइंड आपको जो गोल है वो नहीं दिखाई देता कि समाज किस तरफ बढ़ रहा है, तो उससे एनोमी क्रिएट होती है, नॉर्मलेसनेस क्रिएट होती है, क्योस क्रिएट होता है समाज में। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड कलेक्टिव कॉन्शियस। वो कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस होता है समाज का। समाज को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें अपने आप में ही खराब लगती हैं। भारतीय समाज के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको एग्जांपल, अगर 2 एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे जो चीज अच्छी लगती है, हर इंसान शादी करे, भारतीय समाज ये चाहता है। क्यों? ताकि इससे क्या है, इससे जो रैंडम चीजें हैं जैसे कि इंटरमैरिटल अफेयर्स हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो गए, और फिर आपके जो हो गया लिव इन रिलेशनशिप, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, इन लोगों के इसमें कर्व होता है, तो सरकार तो अ, समाज को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है, क्योंकि कंजर्वेटिव आइडियाज हो, मेन स्ट्रीम है और दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ता है इनको सोचने के लिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं कि समाज को क्या चीजें खराब लगती है,
पीडीए खराब लगता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। अगर आपने रास्ते में अपने पार्टनर को किस कर दिया या हक कर लिया तो समाज को बहुत बुरा लगेगा, ऑफेंड हो जाएगी समाज। करनी सेना वाले आ जाएंगे, नहीं तो बजरंग दल वाले आ जाएंगे मारने के लिए आपको। ये आपने देखा ही होगा कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनने देंगे, भारत की संस्कृति है, शिट। तो ये सब चीजें चलती हैं उसमें। तो ये हमने देखा, नोटिस किया। तो ये जो चीजें हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कलेक्टिव कॉन्शियस कैसा है समाज का, कि जो चीजें कंजर्वेटिवली सिक्योर लगती है हमें, जो हमें प्री डिफाइंड लगती है, जैसे ये जो सारी जो चीजें बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है किसी पैमाने पे सही हो, किसी पैमाने पे गलत हो, लेकिन क्योंकि पहले से ये चला आ रहा है, समाज ने पहले से ये चीजें ही देखी है, तो उसका कलेक्टिव कॉन्शियस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है। वो अगर कोई और चीज देख लेती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था पहले, जो उसने नहीं सीखा थ्रू सोशलाइजेशन, क्योंकि नए बच्चों ने भी अपने माता पिता से और अपने दादा दादी से ही सीखा होगा ना चीजें, अपने गांव वालों से, दोस्तों से। जब उन्होंने वो सारी नई चीजें नहीं देखी तो दे गेट ऑफेंडेड, दे गेट क्या बोलते हैं, फियर्ड, अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग, कि भैया ये समाज में हो क्या रहा है, गलत हो रहा है ये तो, और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो इसे हम कलेक्टिव कॉन्शियस कहते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस क्या है इंडियन सोसाइटी का, कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं होगा, माँ बाप इसके लिए बच्चों को पीट रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ओके, तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है क्योंकि उसके वजह से एक सोशल गोल क्लियर होता है, आदमी को सोशल मोबिलिटी मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कलेक्टिव कॉन्शियस का आइडिया आता है, सोशल इंटीग्रेशन का आइडिया होता है कि जैसे अगर मैंने सड़क पे चल के मैं राष्ट्रगान गाने लग गया, ठीक है, जनगण मन मैंने गाना शुरू कर दिया और सब लोग खड़े हो जाएंगे, क्या जरूरत है उनको खड़े होने की वहां पर? वो सिंबल है एक, किसका? आपके नेशनल प्राइड का। लोग उस प्राइड की चिंता करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उस सिंबल को, कि भैया राष्ट्रगान कोई गा रहा है, राष्ट्रगीत कोई गा रहा है, तो मुझे सावधान में खड़े रहना है। उसके मन में ये बात है, और ये चीज से सोशल इंटीग्रेशन प्रूव होता है कि हाँ, हम सब इस चीज को रिवर्ड मानते हैं, हम इस चीज को इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए हम सब खड़े हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो ये सोशल इंटीग्रेशन की भी बात करते हैं यहाँ पे। मेजर वर्क्स, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है इनका, स्ट्रेंथन सोशियोलॉजी एज ऑब्जेक्टिव एंड एम्पेरिकल साइंसेस। इनकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, वगैरह वगैरह। एमिल दर्कहाइम इसके ऊपर बहुत अच्छा एक एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम दर्कहाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां से ये हमें दिखता है कि भाई कैसे किसी भी सोशल फैक्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। पहले एक हाइपोथेसिस बनती है, जो मैंने आपको बताया, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड थ्योरी। वो वाला प्रोसेस हम पूरा देखेंगे उसमें जब हम थ्योरी ऑफ सुसाइड पढ़ेंगे। तो वो यहाँ पे जो है, ये सोशियोलॉजी को एक एम्पेरिकल साइंस बनाने में, पॉजिटिव साइंस बनाने में दर्कहाइम का बहुत बड़ा योगदान था। ओके, इसके बाद आते हैं आपके मैक्स वेबर। ये लेकर आए एक नया अप्रोच, एक नया पर्सपेक्टिव, जिसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। ये बड़े तबके से दूर हट गए और ये छोटे इंडिविजुअल पे आ गए कि एक छोटे ग्रुप में क्या हो रहा है, जब छोटे ग्रुप में होगा उसी को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, वो बड़े ग्रुप में अप्लाई हो जाएगा। उन्होंने ये थ्योरी सोची। डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ वो एक सोशल एक्शन है, अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ वो एक सोशल एक्शन है, अगर मैं वोट डालने जा रहा हूँ वो एक सोशल एक्शन है। ये सारी चीजें सोशल एक्शन है। वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ मीनिंगफुल सोशल एक्शन। मेरे वर्ड्स ध्यान रखिए, मीनिंगफुल सोशल एक्शन, 3 वर्ड्स बोले मैंने। इसे हम कहते हैं व्रस्टेहन। ठीक है, इंट्रोड्यूस व्रस्टेहन, एम्फेसाइजिंग इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। हर सोशल एक्शन का एक अपना मीनिंग होता है। स्कूल जाने का मेरा तात्पर्य क्या था, कि मैं स्कूल जाके पढ़ाई कर सकूं, लेकिन मुझे स्कूल में क्या मिला? मुझे स्कूल में दोस्त मिले, मुझे स्कूल में फुटबॉल खेलने को मिला, मैं एक नई चीज से इंट्रोड्यूस हो पाया, जिससे मेरे को और सोशियोलॉजिकली मैं और इंट्रेंस्ड हो गया और नई चीजों में, जैसे कि स्किल्स, जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप, जैसे कि लीडरशिप। ये मुझे नए आइडियाज मिले वहां पे जाके। मुझे समाज में किस तरीके से उठना बैठना है ये समझ में आया। ये हो गया इसके मैनिफेस्ट फंक्शन। इसके बाद में आते हैं लेटेंट फंक्शन, वो उनकी भी बात करते हैं कि एक्शंस के जो है फंक्शंस होते हैं कुछ। तो मैनिफेस्ट और लेटेंट 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया कि बच्चा स्कूल जा रहा है, क्यों? पढ़ने के लिए। लेटेंट फंक्शन ये होते हैं जो छुपे हुए रहते हैं, जिस इंटेंशन से वो काम एक्शन नहीं लिया जाता। वो एक्शन क्या है?
वो एक्शन है आपका कि भाई लेटेंट फंक्शन में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भैया ये हो गया कि हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल जाके बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, इसी के साथ साथ वो एक अच्छा नागरिक बन रहा है, इससे समाज में अपने आप सुधार आ रहा है अच्छा नागरिक बनने से उसके। समझ रहे हैं आप? तो एक लेटेंट फंक्शन हो गया उसका, जो कि बाद में फ्रूटिफाई होगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है मैक्स वेबर के आइडियाज से। एक्सप्लेन रैशनलाइजेशन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। एवरीथिंग इज रूल बेस्ड, ठीक है, रूल बेस्ड। स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म पहन के जाना है, स्कूल जाना है, 7 बजे स्कूल पहुंचना है, बस से स्कूल आना है, पहला पीरियड लेक्चर इनका होगा, दूसरा लेक्चर इनका होगा, बीच में खाना खाने का थोड़ा सा समय मिलेगा। अब आप इस चीज को तोड़ नहीं सकते। आप सेकंड लेक्चर में बैठे हैं, इंग्लिश का लेक्चर है, आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, आप वही करोगे जो आपको बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इंसान बैठा है जिसके हाथ में पावर है, जिस जो कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि है आपका टीचर, और उसको ये अधिकार है कि वो आपको ऑर्डर देगा, वो बोलेगा कि मैथ्स का पीरियड है तो मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश का पीरियड तो इंग्लिश पढ़ेंगे। और वो ये इम्पोज करने की शक्ति कहाँ से रखता है? वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू रखता है। सबसे ऊपर डायरेक्टर बैठा है आपका स्कूल का, उसके बाद आपका प्रिंसिपल बैठा है, उसके बाद आपके एचओडीज बैठे हैं, एचओडीज के नीचे टीचर्स हैं, टीचर्स के नीचे आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मॉनिटर्स ले लीजिए, मॉनिटर्स के नीचे ऐसे साथ में अब हॉरिजॉन्टली स्टूडेंट्स आ गए आपके। इतनी बड़ी चेन ऑफ कमांड हो गई। किस पे चल रही है ये चल रही है आपकी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे। ब्यूरोक्रेसी का पूरा फंडा चलता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा काम करोगे प्रमोशन मिलेगा, खराब काम करोगे डिमोशन मिलेगा, रेस कट यानी पे कट होगा, अप्रेजल नहीं मिलेगा, ठीक है, हो सकता है समाज में बेइज्जती हो जाए, कोई चिल्ला दे आप पे, उनके पास वो अधिकार भी है, ये भी करते हैं वो लोग। तो ये ब्यूरोक्रेसी के थ्रू बांधा गया है मॉडर्न सोसाइटी को। हर जगह पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं चेन ऑफ कमांड का, जहां पे ऊपर से ऑर्डर नीचे की तरफ फ्लो होते हैं और नीचे से काम ऊपर की तरफ फ्लो होता है। आपने देखा होगा कि अगर एक बॉस बैठा है, उसकी टीम ने कुछ काम किया है, सपोज करिए एक मैनेजर है, उसकी टीम ने कुछ काम किया है, उसका श्रेय वो मैनेजर ले लेगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम कराया। जो मैनेजर के ऊपर जो लोग बैठे होंगे वो लोग बोलेंगे कि मैनेजर तुमने बहुत अच्छा काम कराया होगा, ये लो प्रमोशन। मैनेजर इन रिटर्न प्रमोशन देगा उसकी जो नीचे टीम वालों ने जिनने काम किया था। इस तरीके से ये सिस्टम डिवाइडेड होता है। एनालाइज ब्यूरोक्रेसी एज द आइडियल फॉर्म ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। यही आइडियल फॉर्म है, इसी की वजह से एफिशिएंसी आती है सिस्टम में, वो ये बात करते हैं मैक्स वेबर। ओके, लिंक्ड मॉडर्न कैपिटलिज्म टू प्रोटेस्टेंट एथिक। ये हम जब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ेंगे, जो कि मैक्स वेबर का एक काम था बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे एक प्रोटेस्टेंट एथिक है कैल्विनिस्ट करके, कैल्विनिज्म, उनका जो अप्रोच था अपने रिलीजन को लेके, उसकी वजह से कैसे नए आइडियाज डेवलप हुए, जिस वजह से एक पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ मनी, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। वो हम पूरी चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो हम वो बात करेंगे। मेजर वर्क्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी है इनकी किताब। कंट्रीब्यूशन एक्सपांडेड सोशियोलॉजी बियॉन्ड इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन एंड बाय एम्फसाइजिंग आइडियाज, वैल्यूज एंड मीनिंग। ओके, अब एक कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स भी हमें देखने को मिलता है। ये अभी आपको रैशनल रिस्पॉन्स, न्यू आइडियाज का इमर्जेंस वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन एक जगह कंजर्वेटिव अप्रोच भी हमें देखने को मिलती है कि भैया जो चल रहा है उसे ही चलने देते हैं, कुछ नया नहीं लाते प्लीज। सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, ना कि केओस में ढकेलना फॉर द सेक ऑफ चेंज और मॉडर्निटी। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनलाइटनमेंट में आपको याद होगा हमने बात करी थी काउंटर इनलाइटनमेंट की, तो वही यहाँ पे बात करेंगे हम कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कंजर्वेटिव थिंकर्स हु रिएक्टेड अगेंस्ट द एनलाइटनमेंट एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये इसके अगेंस्ट थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है समाज में, ये जो बदलाव आ रहे हैं। इसमें आते हैं आपके लुई दी बोनाल्ट, व्यूड सोसाइटी एज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल, कि जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, किसी के राइट्स और ये सब को बचाने के लिए हम पूरे समाज को धकेल नहीं सकते अराजकता में। एम्फेसाइज फैमिली, रिलीजन एंड ट्रेडिशन एज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करती हैं, कंट्रोल करती हैं लोगों को, ताकि वो डेविएंट ना हो जाए, ताकि वो जो है बेफजूल की बातें ना करने लगे, ताकि वो केओस ना क्रिएट करें, समाज में क्राइम्स ना बढ़े। तो सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन रखती हैं ये सारी चीजें। कंट्रीब्यूशन क्या है? इंस्पायर्ड सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद सोशल स्टेबिलिटी। सोशियोलॉजी ये भी चाहती है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे समाज में,
पर वो ये नहीं चाहती, यानी एक तरीके से ये दो एस्पेक्ट्स हैं कि चेंज होना चाहिए, पर चेंज इस तरीके से हो कि ऑर्डर मेंटेन रहे, केओस ना हो समाज में। और केओस अगर हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के क्या ऑप्शन है हमारे पास। जोसेफ द माइस्टर आते हैं, एक आपके डिफेंडेड मोनार्की एंड रिलीजियस अथॉरिटी। इन्होंने बोला कि भाई जो किंगशिप है वो भी सही है और जो चर्च का फंडा है वो भी सही है। हम क्या नई चीजें लेकर आएंगे, आप बताइए। क्या आप चाहते हैं कि ये जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं इन लोगों को अधिकार मिल जाए कि ये अपना नेता चुन सके, तो ये अपने जैसा ही नेता चुनेंगे। हम बहुत जगह देखते हैं, हम भारत में भी देखते हैं ये चीज, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये भी ये कह रहे थे कि भाई अगर जिसको पता है कि किस तरह से राज करना चाहिए उसी को राज करना चाहिए, अदरवाइज केओस आ जाता है समाज में। एक्सपोज्ड रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंजेस एंड एक्सेसिव रैशनलिज्म। जो तत्काल प्रभाव से जो चेंज आते हैं समाज में एकदम से रिवॉल्यूशनरी टाइप के, कि एकदम से महिलाओं को मैं अधिकार दे देता हूँ कि आज से तुम काम करोगे, आज से तुम कार चलाओगी, ठीक है, आज से तुम देश संभालोगी, अचानक से बदलाव आ गया अगर ये, तो समाज केओस में चला जाएगा, क्योंकि अभी तक समाज रेडी ही नहीं था ये सोचने के लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड कंटिन्यूटी इन द सोसाइटी। एक आते हैं आपके फ्रेडरिक नीशा। नीशा क्या बोलते हैं, इनकी बहुत फिलोसफी है और हम बहुत जगह पढ़ेंगे इनको। बियॉन्ड गुड एंड इविल में बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी है इन्होंने। इनकी किताब है द स्पोक ज़राथुस्त्रा, एक किताब है, एक है बियॉन्ड गुड एंड इविल, काफी अच्छी किताब है। तो वो भी काफी चीजें बात करते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ये रहा, देखिए अभी पढ़ ही रहा था मैं इसको। ओके, तो नीशे बहुत इंपॉर्टेंट आपके थिंकर है, उनके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको। जैसे प्रेजेंटेड अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्निटी। जो मॉडर्निटी है इसको इन्होंने जज किया किस बेसिस पे कि यार गलत हो तो रहा है, जो बदलाव है कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट है, हम उसको स्टडी करते हैं। क्रिटिसाइज द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी। लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं, लोग जो है वो भगवान को मानना बंद कर दिया है, सिंगल परिवार को मानना बंद कर दिया है, माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। घूमने की इच्छा है भाई, लोगों को अपने समाज से दूर रहने की इच्छा है। बहुत सारी ऐसी इच्छाओं की बात करी इन्होंने कि लोग ये सब क्यों चाहते हैं। एक जो अच्छा स्टेबल परिवार बनाया जा सकता था उसको खत्म करके आप खाना बंदोशों की तरह क्यों रहना चाहते हैं, अकेले क्यों रहना चाहते हैं, आप जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ क्यों है। तो ये बात करते हैं फ्रेडरिक नीशे। वांट द एक्सेसिव रैशनैलिटी कुड लीड टू नाहिलिज्म एंड आइसोलेशन। नाहिलिज्म मतलब सब कुछ खत्म यानी तहस नहस करने की तरफ चल पड़े हैं। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, जो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशन सिचुएशंस बनी हुई थी उनको पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करने के पीछे चल पड़ी है समाज, ये नई वाली जो मॉडर्निटी के जो आइडियाज है। वो चाहता है कि पूरी तरह ही बदलाव आ जाए समाज में, हर एस्पेक्ट, हर ट्रेडिशन, हर डेवलपमेंट पूरी तरह खत्म हो जाए और एक नई चीज उसे रिप्लेस कर दे। इसे हम नाहिलिज्म कहते हैं। और आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये सब चीजें अकेले में यानी इंडिविजुअली नहीं आती, ना ही ये ऐसे आती कि भाई एक पूरे तबके को असर पड़ रहा है इसमें। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपको अकेले को असर पड़ेगा, आप आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे, आपके पास किनशिप टाइज नहीं होंगे रिलाय करने के ऊपर, कहीं पे किसी सिचुएशन में, सोशल या इकोनॉमिक सिचुएशन में आप किसी की मदद नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी सिचुएशंस होती है, अगर आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे। एक आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत बेसिक सा, कि बहुत सारी भारत में सोसाइटीज हैं, यहाँ पे जैसे कॉलोनीज है अपनी, जहाँ पे बैचलर्स को घर नहीं दिया जाता। तो अगर आपने शादी नहीं करी मान लीजिए, तो आप वहां पे रहने से तो वंचित हो गए, कहीं पे तो आप एक्सक्लूजन में आ गए कि भैया नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा घर। कुछ धर्म के लोगों को नहीं मान किया जाता कि भैया तुम यहाँ पे आके रह सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन द मॉरल फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो बोलते हैं जैसे पुराना जो सिचुएशन सिविलाइजेशन था आपका, फ्यूडल सिविलाइजेशन वगैरह जो था और जो पहले का समाज था, वो कुछ मॉरल बातों पे चलता था, ठीक है, कि जबान की कीमत क्या है, ठीक है, फिर कर्म का फल मिलना, ये सारी कुछ मॉरल बातें हैं कि भाई अच्छा करोगे अच्छा होगा, नेकी कर दरिया में डाल। ओके, ये सारी चीजों की कुछ अच्छी बातें हो गई। वो बोलते हैं कि मॉडर्न जो समाज चल रहा है ये किस पे बेस्ड है, ये इन सब आइडियाज पे बेस्ड है क्या, इसका जो रूट है वो क्या है, सिर्फ आजादी या इंडिविजुअलिज्म या रैशनैलिटी ही इसका रूट है। तो वो उसके अगेंस्ट थे फ्रेडरिक नीशे। इनकी किताब है द स्पोक ज़राथुस्ट्रा। ये वाले सारे पॉइंट्स जो है ये इनकी इस किताब से आए हैं, द स्पोक ज़राथुस्ट्रा, एंड दिस इन्फ्लुएंस लेटर सोशियोलॉजिकल क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड कल्चर एज वेल।
ओके, तो विद दिस ये हमारे जो है बेसिक फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, जो ये आइडियाज रिप्रेजेंट करते हैं कि सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर हम इसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें हमने यहाँ डिस्कस करी। अगला जो अब हम टॉपिक करेंगे इसके बाद वो रहेगा आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिकाज में जो इमरजेंस होता है सोशियोलॉजी का, वो किस तरीके से भिन्न था या अलग था आपका जो यूरोप में जो डेवलपमेंट होता है उससे। और काफी लेवल पे आप देखेंगे काफी चीजें अलग अलग थी, जहाँ पे यहाँ पे फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म की बात हो रही है, वहां पे रेसिज्म की बात हो रही है, इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, ट्रेडिशंस की बात नहीं हो रही है वहां पे अमेरिका में ज्यादा। तो हम ये चीजें नोटिस करेंगे कि ऐसा क्या बदलाव था, क्यों जगह बदल गई, तो सोशियोलॉजिकल थॉट कैसे बदल गया। हम उन सब चीजों की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। सो विद दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन फॉर अ सब्सक्रिप्शन, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करिए, पसंद नहीं आया है तो भी कमेंट करिए, तब तो बिल्कुल करिए अगर पसंद नहीं आया है तो। और मुझे बताइए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, खराब पढ़ाता हूँ, जो भी आपको लगे। आप अगर ये भी लिख देंगे कि सर बहुत गंदा पढ़ा रहे हो, तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो प्लीज लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो। ऑलराइट गाइस, और बाकी के वीडियोस भी देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी क्या क्या सिचुएशंस हो रही थी जब इवोल्यूशन हो रहा था सोशियोलॉजी का। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम साथ साथ चलते रहें। आप प्लीज इसे बीच में मत छोड़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो। ओके गाइज, सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।